एक गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें रहते थे। उनके माता पिता मर जाने पर चंद्रिका उनके जमीन में वो खुद खेती करके मेहनत से फसल उगाकर घर चलाती थी। बड़ी बहन चंद्रिका बहुत काम करती थी, पर छोटी बहन हारिका बहुत मंदबुद्धि है। वो हर बार नुकसान होने वाला काम ही करती थी। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन पड़ोसन पंकजम के घर में काम करने वाला व्यक्ति चंद्रिका के घर आके ऐसे कहने लगा। बड़ी मेम साहब, हमारी मालकिन आपके खेत में रही सूखी घास लाने को बोली। सुनो रे सुब्बू, हर हफ्ते घास चाहिए कह के ले जाते रहते हो, पर तेरी मालकिन से पूछ के अभी तक हमारे लिए एक बार भी दूध नहीं लाए। वो मेम साहब। ठीक है, ये सब तुझे कैसे पता चलेगा? वो देखो, वहाँ खेत के पास घास है, जाके ले जाओ। ऐसे कहने पर सुब्बू घास सर पर रख के उसे ले जाने के लिए मेहनत करने लगा। उसे देख के चंद्रिका ने, अरे हो, ठहरो रे, लगता है तुम बीच में घास गिरा दोगे। ठहरो, मैं तेरे साथ मेरी बहन को भेजूंगी। ऐसे कह के चंद्रिका हरिता को बुलाती है। तब हरिता चंद्रिका के पास आती है। सुनो बहन, ये सुब्बू के साथ तू जाकर वो घास उस पंकजम के मुंह पर जला के आ, ऐसे दीदी कहती है। तब हरिता सुब्बू के साथ जाकर सच में उस घास को पंकजम के मुंह पर रख के माचिस से वो घास जला देती है। उससे पंकजम का चेहरा जल जाता है। तब ये सब पता चल के चंद्रिका शौक होकर उस दिन से मंदबुद्धि हरिता को काम बताने के लिए बहुत डरने लगी। थोड़े दिन बीतने के बाद चंद्रिका खेत में फसल उगा के अनाज को थैलियों में भर के उन थैलियों को एक पेड़ के नीचे रखने लगी। तब हरिता बिना मदद किए वहां रहे बैलगाड़ी में चढ़ के बैलों से खेल रही थी। थोड़ी देर बाद हरिता ऐसे कहने लगी, दीदी, क्यों ये थैलियां उस पेड़ के नीचे रखी? कल शहर से दलाल आ रहा है, उसे हम ये अनाज बेचने से वो पैसे देगा। हिसाब करके वो ले जाने के लिए कल आएगा, इसीलिए मैं ये थैलियां भर के वहां रखी बहन। ऐसे चंद्रिका बहन को जवाब देकर उस दिन रात को दोनों बहनें खेत के पास बिस्तर डाल के वहीं सो जाते हैं। अगले दिन उनके कोई रिश्तेदार मर गए करके फोन आता है। तब चंद्रिका को अचानक शहर जाना पड़ा। तब चंद्रिका हरिता से, हरिता, अर्जेंट काम से मैं शहर जा रही हूँ, तू इन थैलियों के पास रह के दलाल आने के बाद उसे ये अनाज दे के उससे पैसे लेना बहन। वो एक के 500 रुपए देगा बहन। चंद्रिका हरिता को पूरा समझा के शहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद खेत के पास एक धोखेबाज व्यापारी आकर ऐसे कहने लगा, देखो बेटी, मेरा नाम कोटी है, मैं एक व्यापारी हूँ। तेरे पास रही अनाज मुझे बेचने से मैं उन्हें बांग्लादेश को भेजूंगा। इसके लिए एक एक थैली के मैं तुझे 600 रुपए दूंगा। क्या एक थैली के 600 रुपए दोगे? रेट तो ठीक है, पर मेरी दीदी दलाल को ये अनाज बेचने को बोली ना। ओह, तो ये बात है। मुझे ये अनाज बेचने से तेरी दीदी तुझे कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि तेरा मुनाफा हो रहा है ना। ऐसे कोटी कहते समय दलाल खेत के पास आकर ऐसे कहने लगा, हरिता, ये अनाज ले जाने तेरी दीदी बुलाई, कहाँ है अनाज? अनाज की थैलियाँ तो वहाँ है, पर तुम एक थैली के कितना दोगे? और कितना? हर बार की तरह एक का 500 दूंगा। क्या 500? जाके काम देख लो, मैं अपना अनाज दूसरे को बेचूंगी। एक बार फिर से सोच लो हरिता, क्योंकि बाद में तू ही पछताएगी। मैं तो बहुत सोच ली, पहले तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसे जोर से कहकर दलाल को वहाँ से भेज देती है। उसके बाद कोटी से वो ऐसे कहने लगी, सुनो कोटी,
तू जल्दी से वो थैलियाँ लेके एक थैली के 600 रुपए मतलब 30 थैलियों के 18,000 दे के जाओ। हाँ जरूर, पर पहले तेरे पास रहे अनाज को हमारे लैब में चेक करना है। चेकिंगा? हाँ, तेरा अनाज कैसा है चेक करना है ना। उसके लिए हम 3 लैब्स में टेस्ट करेंगे। इसीलिए पहले तू हमें एक थैली अनाज देने से मैं उसे शहर ले जाकर टेस्ट करके अगले दिन आकर बाकी थैलियां ले जाके पैसे दूंगा। क्या 3 लैब्स में टेस्ट कराओगे? तो एक थैली से क्या करोगे? और एक ले जाओ, कल पैसों के साथ आना, ठीक है? ऐसे हरिता कहकर मुफ्त में वो 2 थैलियां भेज देती है। अगले दिन बहुत बारिश पड़ने पर खेत में पानी आकर अनाज पूरा भीग जाता है। ठीक उसी समय बारिश में भीग के शहर से आई चंद्रिका उसके अनाज के थैलियां बारिश में भीगना देखकर बहन के पास आकर वो ऐसे कहने लगी, ए क्या बहन, अनाज पूरा बारिश में छोड़ दे? दलाल नहीं आया क्या? ऐसे चंद्रिका पूछने पर हरिता उस बांग्लादेश व्यापारी के बारे में बताई। अरे पागल, वो धोखेबाज है रे, वो तुझे धोखा दिया। कम से कम अनाज के थैलियों को कवर से ढक देती। घर में रही कवर कहाँ है? वो कवर निकाल के बैलों पर रखी दीदी। ऐसे बहन भोलेपन से जवाब देने पर चंद्रिका हरिता को कुछ नहीं कह सकी और रोते हुए उसके भीगे अनाज को वो बैलगाड़ी में रखती है। नरसापुर गांव में उज्ज्वला और भवानी उनके बालों में रहे जुओं के कारण बहुत परेशान थे। उनके बालों में जुओं के कारण दोनों बहनों को उम्र आने पर भी शादियां नहीं होते। दीदी, शायद इन जुओं के वजह से ही हमारी शादियां नहीं हो रहे दीदी। रिश्तेदारों में ये पता चल के हमारे घर आना भी बंद कर दिए। अब हमसे शादी कौन करेगा? ऐसे बहन कहती है। तब दीदी ने, हाँ बहन, तू ठीक कह रही है, पर हमें कुछ न कुछ करके शादी करना है। ऐसे दोनों बहनें शादी के बारे में बहुत सोचने लगे। थोड़े दिनों बाद वासु नाम का लड़का उसके माता पिता के साथ उज्ज्वला को देखने उनके घर आता है। तब तक उज्ज्वला के बालों में से भवानी जुएं निकालने लगी। हमारी ताकत पूरी जुओं को ही जा रही है दीदी। ये देखो कितने सारे जुए हैं दीदी। अरे डरा मत बहन, उन लोगों को हमारे बालों में रहे जुओं के बारे में पता नहीं चलना है। उज्ज्वला बालों में से जुएं निकाल के चाय लाकर सबको देती है। लड़के वालों के सामने वो लड्डू लाके रखती है। वासु को उज्ज्वला बहुत पसंद आती है। वासु खुशी से एक लड्डू लेके खाते समय उसे उस लड्डू पर जुए नजर आते हैं और एक लड्डू लेने के लिए देखने पर सारे लड्डुओं पर बहुत सारे जुए रहते हैं। बाप रे, इतने सारे जुए कहाँ से आए? ऐसे पूछता है। तब उज्ज्वला घबरा कर वो मतलब वो मेरे बालों में है। मेरे बालों में जुए जरा ज्यादा हैं। सुबह सुबह कंघी कर लेने से छिले जाएंगे जी, कोई बात नहीं। ऐसे वो कवर करके कहने पर वासु ऊपर उठ के, क्या इतने सारे जुए हैं तेरे बालों में? अब मैं तुमसे शादी करने से मेरे घर वालों का काम खत्म हो जाएगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। बाप रे, मैं तो अभी के अभी भाग जाऊंगा। वासु उसके माता पिता को लेके चला जाता है। लड़के वाले भाग गए। ये जुए ऐसे नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। वो स्टोव के पास जाकर बालों में रहे जुओं को मार डालने के लिए स्टोव को ऑन करते समय बहन आके हंसने लगी। दीदी, अभी तो स्टोव ऑन करने से तेरे जुए नहीं, तू ही मर जाएगी। तो क्या करूं रे? क्या हम बाल काट लें? ऐसे दीदी पूछती है। दीदी, अभी तक हम 10 बार अपने बाल काट चुके हैं, पर कम नहीं हुए। ऐसे कह के दीदी को शांत करती है बहन। और एक दिन दूसरे लड़के वाले दीदी को देखने आते हैं।
दीदी, इस बार आ रहे लड़के को तू सेट हो जाना है। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। वो एक बड़ा विग लाके उज्ज्वला को रखती है। अभी ये विग क्यों रे? दीदी, अभी एक भी जुआ बाहर नहीं आएगा। मैं तेरे बालों को टाइट बांध के ऊपर विग रखती। अब चलो ना। दोनों बहनें लड़के के पास जाते हैं। लड़के को उज्ज्वला बहुत पसंद आती है। उज्ज्वला को पास बिठाकर बातें करने लगे, पर उज्ज्वला को विग के अंदर रहे जुओं से बालों में खुजली होने लगी। तब उज्ज्वला ऐसे कहने लगी, मैं अभी आती हूँ। ऐसे कह के बहन के साथ किचन में जाकर विग निकाल के बालों में खुजलने लगी। उससे खून बाहर आ जाता है। उसे देख के, दीदी, और खुजलने से तेरा स्किन भी निकल जाएगा, बस कर। ऐसे बहन कहती है, बहन, दुश्मनों को भी इतने सारे जुए नहीं रहना है। हे भगवान, उस लड़के से मेरी शादी कर दो। ऐसे प्रार्थना करके उज्ज्वला चली जाती है। उज्ज्वला लड़के को पसंद आने पर शादी के लिए मान जाते हैं, पर लड़के वालों को बहनों के जुओं के बारे में नहीं मालूम। थोड़े दिनों बाद शादी के दिन उज्ज्वला और रामू दोनों मंडप में बैठे रहते हैं। उज्ज्वला विग रख के बालों में गजरे लगा के बैठी थी। उसे फिर से खुजली होना शुरू होती है। दीदी को देखकर भवानी दीदी के पास जाकर एक छोटी सी लकड़ी लेके बिना दिखाई दिए चुपके से दीदी के बालों में रख के जुओं को गिराने लगी। वो जुएं सीधा जाकर रामू के बालों में चढ़ जाते हैं। दीदी, तेरे पति का काम हो गया। तेरे जुए जीजा जी के बालों में जाने लगे। ऐसे बहन कहती है। तब उज्ज्वला वो देखकर, बेचारे, आज से इनका क्या होगा? क्या होगा दीदी? दोनों एक एक कंघी लेके एक दूसरे के बालों को कंघी कर लो। ऐसे कह के बहन हंसने लगी। रामू के बालों में खुजली होना शुरू होती है। रामू मंगलसूत्र पहना के जाकर बालों को खुजलते समय उज्ज्वला आकर, मुझे माफ कीजिए, मेरे बालों में रहे जुओं के कारण आपको खुजली होने लगी। वो मेरे बालों में से आपके बालों में चढ़ गए। ऐसे कहती है। तब रामू ने, तो अभी मैं क्या करूं? ऐसे पूछता है। उस दिन से दोनों पति पत्नी एक दूसरे के बालों को कंघी करने लगे।